हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैब। आप सभी लोग देख रहे हैं हमारी विजय मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का डे 1 और आज के दिन से ही हम ये सीरीज आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं टू हेल्प यू इन द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर द अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशंस। जैसा कि हम जानते हैं एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और एचपी नायब तहसीलदार दोनों ही एग्जाम्स के मेंस स्टेजेस अभी रिसेंटली ही कंडक्ट होने वाले हैं। दिसंबर 2022 के मिड में आपका एचपीएस मेंस स्टार्ट हो जाएगा। नायब तहसीलदार का भी जो मेंस स्टेज है वो भी आपका शॉर्टली कंडक्ट होने के चांसेस हैं और दोनों ही मेंस एग्जामिनेशन के अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने पड़ेंगे और आंसर्स जब डिस्क्रिप्टिव लिखने होते हैं तो उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जिसके हिसाब से ही ये तय हो पाएगा कि आप कितना अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने दोनों ही एग्जामिनेशंस के अंदर। एंड इस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में ही आपकी मदद करने के लिए वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज, जहां पर हम आपको 30 डेज के अंदर 120 क्वेश्चंस और उनके मॉडल आंसर्स आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और हर दिन हम आपके 4 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, 2 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स, 1 क्वेश्चन फॉर 8 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन फॉर 20 मार्क्स अकॉर्डिंग टू द पैटर्न जो हमने देखा है एचपीएएस के मेंस एग्जामिनेशन में। ठीक है, आज डे 1 है और आज हम जीएस 1 का जो पेपर है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट और आर्ट एंड कल्चर और सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एचपीएस मेंस में, उनके कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और जीएस 1 के जो हिस्ट्री और कल्चर ऑफ इंडिया का टॉपिक है उससे जुड़े हुए 4 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो सीरीज है इसके बारे में ऑलरेडी आप लोग इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत रखते होंगे, लेकिन एक बार दोबारा से मैं आप लोगों को इसके बारे में अवेयर कर देता हूं अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, कि हम इस सीरीज के अंदर आपको मॉर्निंग में 9 AM 10 AM के अराउंड सुबह 9-10 बजे हमारे ही टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको क्वेश्चन पेपर अपलोड कर देते हैं, जिसमें वो चारों क्वेश्चंस लिखे होते हैं और उसको आप डाउनलोड करके उन चारों क्वेश्चंस के आंसर्स आप खुद लिख सकते हैं। और रात को, उसी दिन रात को 8 बजे हम आपके साथ इस वीडियो के अंदर, ऐसे सेशन के अंदर उन चारों क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच किया जा सकता है, कैसे आंसर्स उन क्वेश्चंस के ऊपर लिखे जा सकते हैं। एंड इसी डिस्कशन के बाद यू कैन ऑल्सो सेल्फ इवैल्यूएट योर आंसर्स। आप देख सकते हैं कि जो भी आंसर्स आपने लिखे हैं वो उन आंसर्स के अंदर क्या चीजें बेहतर की जा सकती हैं और क्या चीजें आपके आंसर्स के अंदर जो है वो ऑलरेडी अच्छी हैं, जिनको आप अपनी प्रैक्टिस के अंदर लगातार रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस के साथ जुड़िए और भले ही आप आंसर सारे लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि इन क्वेश्चंस को डाउनलोड करके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पहले जरूर करिए, खुद आंसर जरूर लिखिए, भले वो इवैल्यूएट करे मत करे, लेकिन आंसर राइटिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और उसके अलावा जो हम ये पीडीएफ आपके लिए प्रोवाइड कर देते हैं रात को, जो हम सेशन में आपके साथ ले रहा हूं, इस सेशन की पीडीएफ आपको नेक्स्ट डे अवेलेबल हो जाएगी डाउनलोड के लिए। तो ये जो आंसर्स की पीडीएफ है इसको भी आप लोग जरूर अपने पास रखें, ताकि लास्ट मोमेंट में रिविजन के लिए भी आप इनको एज अ रिविजन नोट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के चारों क्वेश्चन आपको सुबह डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो गए होंगे और मुझे उम्मीद है आपने उनके आंसर्स भी लिखे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, दैट क्वेश्चन वाज अबाउट द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आर्किटेक्चर फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, दैट हाईलाइट द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आर्किटेक्चर फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स। तो इंडस वैली की जो हमारी साइट्स मिली हुई है उन साइट्स के अंदर आर्किटेक्चर जैसा हमें देखने को मिलता है, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हाईलाइट करने हैं। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के अंदर कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, राइट। तो आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं वो इंपॉर्टेंट फीचर्स लिस्ट डाउन कर देने थे, और ये आपका बिल्कुल स्टैटिक कॉन्सेप्ट के अंदर आपने चीजें पढ़ी होंगी, कल्चर के नोट्स के अंदर आपने जरूर पढ़ा होगा कि कैसे फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं इन द इंडस वैली साइट्स। तो मैंने सिंपल लिखा इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर्स क्या हैं। अर्बन प्लानिंग है, ग्रिड सिस्टम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स के अंदर हमें जो पूरा शहर है वो स्ट्रीट्स एंड लेन्स के द्वारा डिवाइडेड देखने को मिलता है। फिर स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स है, ब्रिक साइजेस जो हैं वो एक स्टैंडर्ड साइज की है। डायमेंशंस ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर सजेस्ट प्रिसाइज नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, राइट। नेक्स्ट सिटाडेल मिलता है आपको हड़प्पा, मोहनजोदारो एंड कालीबंगन सिटीज में, यानी कि एक अपर सिटी है जो थोड़ा सा हाइट पे लोकेटेड है, ऑल्टीट्यूड पे लोकेटेड है, और उसके नीचे आपको एक जो लोअर सिटी है वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो इससे हमें पता लगता है कि शायद उन साइट्स के अंदर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जरूर रहा होगा, कुछ लोग एलिट्स रहे होंगे, कुछ लोग अमीर या रिच रहे होंगे, या फिर पॉलिटिकली या रिलीजियसली
पावरफुल रहे होंगे और फिर जो कॉमन पब्लिक है वो दूसरे शहर के लोअर इलाकों में रहती होगी। इसके बाद बर्न्ड ब्रिक्स, द लार्ज स्केल यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स इज ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस, चाहे वो घर बन रहे हो, चाहे वो टेंपल हो, सिटाडेल हो, ग्रेनरी हो, ग्रेट बाथ हो, हर तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो ईंटों का बना हुआ है, ब्रिक्स का बना हुआ है, और वो कच्ची ईंटें नहीं है, दे आर बर्न्ड ब्रिक्स। जैसे कि आज के टाइम पे भी, मॉडर्न टाइम्स में भी जो ईंट की भट्टियां होती हैं, चिमनीज होती हैं, उसके अंदर हम बर्न्ड ब्रिक्स को बनाते हैं और अपनी कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, तो वैसी ब्रिक्स यहां पर यूज हो रही हैं। एंड इलेबोरेट ड्रेनेज सिस्टम है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है आजकल के मॉडर्न सीवर सिस्टम की तरह, और लार्ज स्ट्रक्चर्स, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। बाकी एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, बहुत कम ऐसी सिविलाइजेशंस हैं जहां पे यू गेट टू सी वेरी लार्ज स्ट्रक्चर्स, लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको इंडस वैली में भी देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे 4 या 5, ये मैंने आपको 6 ऐसे फीचर्स लिख दिए, इनमें से 4 फीचर्स भी अगर आप लिख के आते हो तो फॉर 4 मार्क्स यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स आउट ऑफ दैट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने आपसे पूछा था, इट वाज द इंपैक्ट्स ऑफ माइग्रेशन ऑन इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। सो यू हैव टू डिस्क्राइब इंपैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन इंडियाज कल्चर। तो कीवर्ड्स हाईलाइट कर लिए हमने। डिस्क्राइब करने का मतलब है कि पूरा उसको एक्सप्लेन करना है। किसको एक्सप्लेन करना है कि क्या इफेक्ट रहा है, इंपैक्ट क्या रहा है माइग्रेशन का इंडिया के कल्चर के ऊपर। तो 4 मार्क्स का आंसर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वी कैन स्टार्ट। लेकिन यहां पर मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन भी दे दिया क्योंकि इस क्वेश्चन को और एक्सपैंड करके 8 मार्क्स के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपली मैंने स्टार्ट किया कि देखो माइग्रेशन का मतलब क्या होता है। माइग्रेशन की डेफिनेशन लिख दी, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पर्टिकुलरली डिफरेंट कंट्रीज विद द इंटेंशन ऑफ सेटलिंग टेम्पोरली और परमानेंटली, कि एक जगह से दूसरी जगह आप जाते हो टेम्पोररी बेसिस पे या परमानेंट बेसिस पे सेटल होने के लिए। ये डेफिनेशन आप स्किप कर सकते हो। ये जो डेफिनेशन दी है मैंने, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए तो ये डेफिनेशन जो है आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, माइग्रेशन को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद माइग्रेशन विद इन सबकॉन्टिनेंट एंड फ्रॉम आउटसाइड हैज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द इंडियन कल्चर। उसके बाद मैंने कह दिया कि देखो माइग्रेशन की वजह से, चाहे वो भारत के अंदर ही आपस में ही माइग्रेशन हुआ हो या बाहर से माइग्रेशन आया हो, उससे हमारे कल्चर के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। एंड आफ्टर दैट आई हैव एक्सप्लोर्ड ऑल द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ कल्चर। रिलीजन एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, हमारी भाषाएं एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, लाइफस्टाइल हमारी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, आर्किटेक्चर जो भारत के अंदर पाया जाता है, और जो हमारी आइडियाज आइडियोलॉजी है, ये सभी चीजों में माइग्रेशन का इंपैक्ट कैसे पड़ा है वो मैंने यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की एक डायग्राम की फॉर्म में। अब 4 नंबर के मार्क्स के अंदर क्या डायग्राम बनाने चाहिए? 4 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चंस के अंदर आपके पास कम टाइम है, कम वर्ड लिमिट है, तो आप इस डायग्राम के थ्रू भी बना सकते हो, या फिर आप सीधा इन पॉइंट्स को रिलीजन, लैंग्वेज ऐसे करके इसमें 5 में से कोई भी 4 पॉइंट्स आप यूज करके लिख सकते हो। यहां पर मैंने डायग्राम के थ्रू इंफॉर्मेशन इसलिए दी क्योंकि अगर ये क्वेश्चन 8 नंबर के अंदर आ जाए, या फिर आप इसको एज अ नोट्स अपने रिविजन के लिए यूज करना चाहते हैं, तो भी आप इसको वहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से ये आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में जितने नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसी के हिसाब से आपको अपना आंसर लिखना है। तो यहां पर रिलीजन की बात कर ली मैंने कि जैसे क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम जैसे रिलीजन्स बाहर की एरिया से, बाहर की रीजन से आए भारत के सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और फॉरेन एलिमेंट्स भी हमारे रिलीजन के अंदर इंट्रोड्यूस हुए। जैसे कि बुद्धिज्म के अंदर बहुत सारे ग्रीक एलिमेंट्स आके इंट्रोड्यूस हुए। बुद्धा की जो मूर्ति बन रही है वो भी ग्रीक आर्ट से जो है इन्फ्लुएंस हुई। सो इंडिया के ओरिजिनल रिलीजन्स भी बाहर के रिलीजन से इन्फ्लुएंस हुए, और बाहर के रिलीजन्स तो ऑटोमेटिकली भारत के अंदर आकर जो है वो फैले। लैंग्वेजेस की बात करते हैं, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस को हम इंडो यूरोपियन बोलते हैं। भारत के अंदर सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाएं हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं दे आर इंडो यूरोपियन एंड दे आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय माइग्रेशन कमिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड फ्रॉम यूरोप। ठीक है, इसके बाद मॉडर्न टाइम्स में जो इंडियाज मल्टीलिंगुअल हैं, सबसे ज्यादा जो भारत के अंदर अगर हम देखें, लोग 1 या 2 से ज्यादा भाषाएं जरूर बोलते हैं। उसमें इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट भाषा है। उसके बाद आपकी रीजनल लैंग्वेज है, वो हिंदी हो सकती है, या साउथ की या ईस्ट या वेस्ट इंडिया की कोई लैंग्वेज हो सकती है। उसके अलावा भी आप कम से कम 2-3 अलग अलग लैंग्वेजेस को जरूर जानते हो, और वो भी हमारा जो कल्चर है वो इसी वजह से हुआ है क्योंकि माइग्रेशन बहुत ज्यादा है। बहुत सारे अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग हमारे देश के अंदर आए हैं, एक जगह से दूसरी जगह, उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु, तमिलनाडु से बंगाल, इसके अलावा बाहर के देशों से भी जो भारत के अंदर लोग आए हैं, उसकी वजह से भी लैंग्वेजेस की डेवलपमेंट हुई है। फिर लाइफस्टाइल की बात हो गई, ड्रेसिंग स्टाइल जो है वो काफी चेंज हुई है। फूड्स जो स्टाइल है, फूड हमारा जो है वो भी काफी इन्फ्लुएंस हुआ है। जैसे टमाटर है, चिलीज हैं, मिर्ची है, ये सारी जो कमोडिटीज हैं भारत के अंदर नहीं उगती ओरिजिनली, दे वर ब्रॉट इनटू इंडिया बाय यूरोपियंस।
कॉलोनियल टाइम्स में। और आज के समय में हमारी जितनी भी डिशेज हैं उसमें टमाटर कह लीजिए, उसमें आलू कह लीजिए, उसमें मिर्ची कह लीजिए, ऑल दीज पर्टिकुलर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दे आर हाईली कंज्यूम्ड, पाइनएप्पल फॉर एग्जांपल, राइट। तो ये सारी चीजें बाहर से आई हैं, लेकिन आज हमने इसको अपने कल्चर का जो है इंपॉर्टेंट पार्ट बना लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्किटेक्चर की, जैसे मुगल और पर्शियन आर्किटेक्चर भारत के आर्किटेक्चर के अंदर घुल मिल गया है। अगर आप देखते हो मॉडर्न टेम्पल्स का आर्किटेक्चर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है मुगल और पर्शियन आर्किटेक्चर से, लेकिन जो एंशिएंट टेम्पल्स हैं, एंशिएंट टेम्पल्स जो साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं, उनका आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग है। इसी तरीके से आइडियाज, जैसे कि डेवलपमेंट, हमारी जितनी भी आइडियोलॉजी है उसकी डेवलपमेंट जो है वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रही है आउटसाइड वर्ल्ड से, राइट। न्यू आइडियाज जो है वो हमारे देश के अंदर आए हैं, ठीक है, न्यू आइडियाज आए हैं। भक्ति ट्रेडिशन जो है वो सूफिज्म और भक्ति ट्रेडिशन, ये दोनों ट्रेडिशन जो है वो काफी ज्यादा एक दूसरे से मेल खाते हैं। हमारे यहाँ जो आइडल वर्शिप है, जो रिचुअलिस्टिक वर्शिप है, वो चेंज हो गई भक्ति वाली वर्शिप के अंदर, और उसमें बोला जाता है कि दिस हैज बीन बिकॉज, क्योंकि हमने देखा कि बाकी रिलीजन्स के अंदर, चाहे वो बुद्धिज्म है, चाहे वो दूसरे आउटसाइड रिलीजन्स हैं, वहां पर रिचुअलिज्म ज्यादा नहीं है, वहां पर भक्ति का जो एलिमेंट है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कुड हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन इन आइदर 4 मार्क्स। अगर 4 मार्क्स का है तो उसे छोटा कर देंगे, 8 नंबर का है तो उसको इसी तरीके से आप लिख करके जा सकते हैं, और लास्ट में कंक्लूजन दे सकते हैं कि माइग्रेशन की वजह से हमारे कल्चर के अंदर बहुत सारी नई नई बातें आई हैं, और ये हमारे कल्चर को अब डिफाइन करता है कि हमारा कल्चर इतना डाइवर्स है, एंड वो उसका एक रीजन माइग्रेशन भी है, ठीक है जी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए। अब दिस क्वेश्चन इज अगेन रिलेटेड टू इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। सूफीज and medieval mystic saints failed to modify either the religious ideas and practices or the outward structure of Hindu-Muslim societies to any appreciable extent. Comment. तो ये स्टेटमेंट को समझना और उसके ऊपर कमेंट करना, यही आपके आंसर राइटिंग का आधा हिस्सा यहीं खत्म हो जाता है। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो बहुत इजीली यू कैन राइट अ गुड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि जो सूफी थे या मिडिवल टाइम्स में जो संत या मिस्टिक सेंट्स रहे थे, वो इंडिया के रिलीजन्स में, खास तौर पे इंडियन हिंदू रिलीजन एंड मुस्लिम रिलीजन की जो सोसाइटीज हैं, वहां के जो लोग हैं, उनके जो आइडियाज हैं, उनको बहुत ज्यादा चेंज करने में कामयाब रहे या नहीं रहे, ठीक है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन है। दे फेल्ड टू मॉडिफाई, दे वर नॉट एबल टू मॉडिफाई, ना ही वो रिलीजियस आइडियाज मॉडिफाई कर पाए, ना हमारी प्रैक्टिसेस मॉडिफाई कर पाए टू एन एप्रिशिएबल एक्सटेंट। इसके ऊपर आपको कमेंट करना है, और कमेंट का मतलब क्या होता है, आपको बताना है कि आइदर यू एग्री विद दिस और डोंट। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, क्या आप ये बात मानते हैं कि ये जो मेडिवल सेंट्स थे वो हमारे रिलीजन और आइडियाज और हमारी सोसाइटी के स्ट्रक्चर को काफी ज्यादा चेंज नहीं कर पाए या कर पाए? जो भी आपका आर्ग्यूमेंट है उसको जो है आप थोड़ा सा प्रूफ के साथ यहां पर सब्सटेंशिएट करेंगे। तो मैंने इंट्रोडक्शन में क्या कहा है कि सूफी और मेडिवल सेंट्स इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे मेडिवल टाइम का, और दिस जनरेशन ऑफ सेंट्स इमर्ज्ड एज अ रिएक्शन टू ग्रोइंग ऑर्थोडॉक्सी एंड सुपरस्टिशन इन द हिंदू रिलीजन एंड डिग्रेड द डिग्रेडिंग सिचुएशन ऑफ द सोशल ऑर्डर। कि जो बहुत ज्यादा रिचुअलिज्म आ रहा था, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस आ गई थी हमारी सोसाइटी, बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सोसाइटी के अंदर, जिसकी वजह, जिसको हम कह सकते हैं कि सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस थी, सोसाइटी के लिए अच्छी प्रैक्टिसेस नहीं थी, उनके रिएक्शन में ये सारे जो सेंट्स हैं वो ऊपर निकल कर आए, उनका जो है जनरेशन हुआ, ठीक है। अब ये हम कह रहे हैं कि देयर वाज दीस सेंट्स रिवील दैट दे फेल्ड टू मेक अ सिग्निफिकेंट चेंज। तो मैं कह रहा हूं कि ऐसा कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज वो नहीं लेकर आ पाए हमारी सोसाइटी में, और उसके कारण है, उसके कारण क्या है, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं। हिंदू मुस्लिम सोसाइटीज कंटिन्यूड द डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस लाइक कास्ट सिस्टम। दोनों हिंदू सोसाइटीज में भी और मुस्लिम सोसाइटीज में भी कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट रहा, तब भी था, आज भी है, हालांकि काफी कम हो गया है, लेकिन उस टाइम पे काफी ज्यादा प्रेवलेंट रहा। बहुत सारे सेंट्स ने आकर के, चाहे वो कबीर हो, चाहे वो गुरु नानक हो, चाहे वो वेस्टर्न इंडिया के ज्ञानेश्वर हो, नामदेव हो, तुकाराम हो, इन सभी ने बोला कि हमें कास्ट सिस्टम नहीं फॉलो करना चाहिए, बट स्टिल कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा इरेडिकेट जो है नहीं हो पाया, ठीक है, पहला रीजन। दूसरा, मूवमेंट्स वर फंक्शनड लोकली एंड देयर वाज नो और लिटिल इंटरेक्शन अमंग द रिलीजियस लीडर्स। नॉर्थ इंडिया में कुछ लीडर्स ऑपरेट कर रहे हैं, साउथ इंडिया में अलग लीडर्स ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसे सेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं, लीडर्स तो नहीं कहना चाहिए। वेस्टर्न इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में, बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में लोकलाइज्ड तौर पे बहुत सारे जो सेंट्स हैं वो आसपास की लोकल विलेजेस या सिटीज को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच में आपस में कोई ऐसा डिस्कोर्स नहीं है। तो थ्रू आउट इंडिया कोई ऐसा एक आइडिया नहीं बना इन सेंट्स का, अलग अलग रीजन के अपने अपने सेंट्स रहे, उन्होंने बहुत लिमिटेड लेवल के ऊपर काम किया। नेक्स्ट, देयर वाज नो रॉयल पेट्रनेज because to these movements which could have assisted in their propagation. Upper class of society was still orthodox and opposed the changes. Royal patronage हम पुराने, बहुत पुराने टाइम में देखते हैं कि बुद्धिज्म या जैनिज्म को किंग्स का,
मौर्य एम्पायर्स का, खरवेला किंग्स का, गंगा डायनेस्टी का, इनका पैटर्नेज मिलता था, उनका सपोर्ट मिलता था। लेकिन मेडिवल इंडिया में हम देख रहे हैं कि रूलर्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट इन सेंट्स को नहीं मिलता था। उनका ज्यादातर सपोर्ट ऑलरेडी जो सोसाइटी में ऑर्थोडॉक्सी थी उसी को मिलता था, क्योंकि अपर क्लास कभी नहीं चाहेगी कि आज के टाइम पर जो भी सोशल ऑर्डर चल रहा है वो चेंज हो, क्योंकि सोशल ऑर्डर अगर चेंज होगा तो उससे अपर क्लास को नुकसान होगा। इस वजह से वो हमेशा चाहते हैं कि जो स्टेटस को है वो बना रहे, अभी जो चल रहा है वही लगातार चलता रहे। और ये सेंट्स चाहते थे कि सोसाइटी के अंदर चेंज आए, इक्वालिटी आए, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो, ये जो अमीर और गरीब का डिफरेंस है वो खत्म हो। और ये चीज जो वहां के किंग्स थे, वहां के जो रूलर्स थे, वहां के जो नोबल्स थे, वहां के जो एलिट्स थे वो नहीं चाहते थे। सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस। नेक्स्ट, द सूफी सेंट्स एंड भक्ति सेंट्स डिड नॉट फॉर्म इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द लीनेज ऑफ सेंट्स कुड नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग। बहुत एक दो एग्जांपल्स को अगर हम छोड़ दें, जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं, या साउथ इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि जो मठ बनाए गए थे शंकराचार्य जी के द्वारा, इन कुछ एक दो एग्जांपल्स को छोड़ करके, और जैसे इंस्टीट्यूशनल गुरु नानक देव के द्वारा भी जो है सिखिज्म रिलीजन जो है वो बनाया गया था, इन कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स को छोड़ करके अगर हम बाकी एग्जांपल्स देखते हैं तो देयर वाज नॉट एन एफर्ट टू मेक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स बाय दीज सेंट्स। खास तौर पे साउथ इंडिया के अंदर और वेस्टर्न इंडिया के अंदर वी डू नॉट सी एनी सच इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स मेड बाय दीज सेंट्स, जिससे उनकी जो लेगेसी है वो आगे जो है कंटिन्यू नहीं हो पा रही, राइट। सो दैट इज व्हाई वी कैन आल्सो इंक्लूड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सूफी भक्ति सेंट्स फेल टू ऑफर अ प्रॉपर अल्टरनेटिव टू द सोशल कस्टम्स दैट दे अटैक्ड। अब हम कह रहे हैं कि रिचुअल वर्शिप मत करो, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मत करो, लेकिन उसका अल्टरनेटिव क्या होगा? अल्टरनेटिव में लोगों की जो नीड्स हैं, स्पिरिचुअल नीड्स, उसको तो सेटिस्फाई करना ही है। तो वो सारी नीड्स ऑब्वियसली यू आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई, उसका एक अल्टरनेटिव आप नहीं दे पाए, लोगों को अपनी बात जो है समझा नहीं पाए। सो एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव इज आल्सो अ रीजन व्हाई बहुत लिमिटेड इंपैक्ट रहा है इन पर्टिकुलर सेंट्स का। So Sufi Bhakti movement respite for the people suffering from the intense form of discrimination, but still वो बहुत ज्यादा चेंजेस अपने अंदर नहीं लेके आ पाए, सोसाइटीज के अंदर नहीं लेकर आ पाए, और उसके रीजंस हमने ऑलरेडी ऊपर मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। एंड लास्टली द 20 मार्क क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हालांकि क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इतनी कोई खास बात इसको समझने में थी नहीं। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था कि डिस्कंटेंट अमंग द ट्राइबल कम्युनिटीज of the subcontinent was the most prominent form of native struggle against the colonial rule before 1857। 1857 की क्रांति से पहले जितना भी अंग्रेजों के खिलाफ या कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जो भी संघर्ष किया, स्ट्रगल किया गया, वो ज्यादातर ट्राइबल कम्युनिटीज के द्वारा किया गया था, ठीक है। 1857 में जाकर के जो मेन स्ट्रीम किंग्स, किंगडम्स और उनके जो लीडर्स हैं वो स्ट्रगल में आ गए थे एक साथ, लेकिन उससे पहले ट्राइबल रिवोल्ट ज्यादा होते थे। तो इसी लाइट में हमें 18th सेंचुरी के कुछ ट्राइबल अपराइजिंग्स को यहां पर मेंशन करना था, तो ये आप नोट्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये आपको 4 नंबर, 8 नंबर या 20 नंबर के क्वेश्चन के तौर पे भी पूछे जा सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन तो बहुत सिंपल सा मैंने लिख दिया कि देखो, इंडिया में सेंचुरीज से ट्राइब्स जो थे, उनके सोसाइटीज, उनके कल्चर जो है वो थ्राइव कर रहे थे। इंडिया में इतने शासक आके रह के गए, मौर्य एम्पायर से लेके गुप्ता एम्पायर, उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स, साउथ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया, इवन मुगल्स और दिल्ली सल्तनत के टाइम पे भी ट्राइब्स जो इंडिया के सेंट्रल इलाकों में, सदर्न इलाकों में थे, उनके साथ हार्मोनियस रिलेशन बने हुए थे। उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव जो है नहीं डाला जाता था, उनके अंदर इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा नहीं की जाती थी। ब्रिटिशर्स के आने के बाद, विद द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, दिस चेंज्ड, राइट, एंड दे स्टार्टेड इंक्रोचिंग इनटू ट्राइबल टेरिटरीज एंड इंटरफेयरिंग इन देयर लाइफस्टाइल। कैसे? अब ये चीज मैंने एक्सप्लेन नहीं की है यहां पर, ये क्वेश्चन में भी नहीं पूछा गया था, तो मैंने बताया भी नहीं कि उनकी टेरिटरीज में क्यों गए। आपको पता होना चाहिए, रिसोर्सेज के लिए, जंगलों को काटना था, वो रिसोर्सेज लेने थे, माइनिंग करनी थी, तो वो रिसोर्सेज चाहिए थे, इसलिए उनके टेरिटरी में जाकर के कब्जा कर रहे हैं। उसके अलावा उनके लाइफस्टाइल में इंटरफेयर कर रहे हैं, उनको मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं जबरदस्ती, उनको कन्वर्ट करने की, क्रिश्चियनिटी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उनके जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ट्राइबल्स को पसंद नहीं आई और उन्होंने रिवोल्ट करने स्टार्ट कर दिए। और मैंने एक एक करके जो इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स हैं वो मेंशन कर दिए हैं। जैसे पहाड़िया रिबेलियन था 1778 का, 100 साल पहले लगभग 1857 के रिवोल्ट से। चुआर अपराइजिंग 1766 की, ठीक है। इनके बारे में जितनी डिटेल है वो आप यहां पर देख लीजिएगा, पीडीएफ के अंदर इंक्लूडेड है। इसमें एक्सप्लेन करने वाला कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी और अपने आंसर्स के अंदर इंक्लूड करनी पड़ेगी। फिर आपका कोया रिवोल्ट्स थे। कोया रिवोल्ट्स आपके आंध्र प्रदेश, साउथ इंडिया के अंदर हुए इन दी रीजन टाइम ऑफ 1803 टू 1862। सो ऑल दीज डिफरेंट इवेंट्स, ट्राइबल अपराइजिंग्स, मेजर ट्राइबल अपराइजिंग्स बिफोर द इवेंट ऑफ 1857, वो मैंने यहां पर आपके लिए लिस्ट डाउन कर दिए, राइट। So this is how you could have written all these 4 questions जो आज GS 1 के डे 1 के अंदर हमने आपके साथ इंक्लूड किए हैं। कल आपको डे 2 मिलेगा जहां पर GS 2 के 4 क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने को मिलेंगे। सुबह क्वेश्चन पेपर जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, और शाम को
उन्हीं क्वेश्चंस की डिस्कशन भी आपको रात को 8 बजे देखने को मिलेगी, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। जो भी सजेशंस, जो भी फीडबैक्स आपको हैं इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए, वो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल जरूर करिए। वहां पर अपने सजेशंस लिखिए, अपना फीडबैक लिखिए, ताकि हमें पता चले कि सीरीज आपको कुछ फायदा कर रही है या नहीं कर रही। अगर हम इस सीरीज को बेहतर बना सकते हैं तो कैसे बना सकते हैं, राइट। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।